नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं अधिकार एक्सप्रेस। कोरोना महामारी के समय सड़कों पर नारकीय स्थिति का सामना कर रहे श्रमिक आज आर्थिक व भावनात्मक रूप से बुरी तरह टूट चुके हैं। सैकड़ों श्रमिकों की तो भूख, प्यास और दुर्घटना से मौत हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर राज्य और केंद्र सरकारें श्रमिकों को रोटी, पानी और जीवन की सुरक्षा देने की बजाय संकीर्ण राजनीति का खेल खेलने में जुटी हुई है और श्रमिकों के साथ घिनौना मजाक कर रही हैं। सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि इन श्रमिकों का मत प्राप्त करने के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाने वाले राजनीतिक दलों को क्या अब इनके मतों की आवश्यकता नहीं है? हम आपको बताते हैं कि चुनाव के समय किस दल ने कितना धन व्यय किया। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव के समय देश के प्रमुख राष्ट्रीय दलों ने धन बल का जमकर प्रयोग किया। निजी थिंक टैंक सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज ने चुनावी व्यय को लेकर एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें बताया गया कि 2019 के लोकसभा चुनाव विश्व में अब तक कहीं भी हुए चुनाव में सबसे महंगे चुनाव हुए। राजनीतिक दलों ने 1998 से लेकर 2019 तक हुए 6 चुनावों में भारी मात्रा में धन व्यय किया। 1998 में हुए चुनाव का व्यय 9,000 करोड़ रुपए, 1999 हुए चुनाव का व्यय 10,000 करोड़ रुपए और 2004 में हुए चुनाव का व्यय 14,000 करोड़ रुपए और 2009 में हुए चुनाव का व्यय 20,000 करोड़ रुपए और 2014 में हुए चुनाव का व्यय 30,000 करोड़ रुपए, जबकि 2019 के हुए चुनाव का व्यय 60,000 करोड़ रुपए अनुमान किया गया है। सीएमएस की रिपोर्ट में बताया गया है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में 55,000 से 60,000 करोड़ रुपए के बीच व्यय हुए, जिसमें 40% प्रत्याशियों और 35% राजनीतिक दलों ने व्यय किया। भाजपा ने सबसे ज्यादा 1264 करोड़ रुपए व्यय किए और उनके 303 प्रत्याशी जीतने में सफल रहे। यदि इन व्ययों का आकलन करें तो आपको पता चलेगा कि भाजपा ने हर एक जीती हुई सीट पर लगभग 4 करोड़ 17 लाख रुपए व्यय किया। हालांकि इस चुनावी व्यय में कांग्रेस पार्टी भी पीछे नहीं रही। कांग्रेस ने 421 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ा था और चुनाव प्रचार में 820 करोड़ रुपए व्यय किए थे, लेकिन इसके 52 प्रत्याशी ही जीतने में सफल हो पाए। यदि इसका आकलन करें तो कांग्रेस को हर जीती हुई सीट पर 15 करोड़ 79 लाख रुपए व्यय किए। आपको बता दें कि राजनीतिक पार्टियां चंदे से जुटाए गए हजारों करोड़ रुपए का प्रयोग चुनाव के समय प्रचार के लिए करती हैं। इस धन का प्रयोग मतदाताओं को लुभाने के लिए भी किया जाता है। हजारों करोड़ रुपए के इसी चंदे से वोट फॉर नोट का खेल चलता है। चुनाव के समय नेता धन बल के साथ श्रमिकों यानी जनता से संपर्क करते हैं और उन्हें मत देने पर शराब, मोबाइल फोन और पैसे का प्रलोभन देते हैं। सीएमएस की रिपोर्ट के अनुसार आम चुनाव के कुल व्यय में सीधे मतदाताओं को 12 से 15,000 करोड़ रुपए दिए गए, वहीं चुनाव प्रचार पर 20 से 25,000 करोड़ रुपए व्यय हुए, जो कुल व्यय का 35% था। सामग्री और औपचारिक मदों पर व्यय क्रमशः 5 से 6 करोड़ और 15 से 20 करोड़ रुपए हुआ। सीएमएस की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 10 से 12% मतदाताओं ने स्वीकार किया है कि चुनाव के समय मत देने के लिए उन्हें सीधे नगद पैसा दिया गया। वहीं 2/3 लोगों का कहना था कि उनके आसपास के कई लोगों को वोट के बदले पैसे मिले। इतना ही नहीं, पैसों के अलावा विभिन्न तरह की योजनाओं और वादों से भी मतदाताओं को लुभाया जाता रहा है। 10% मतदाताओं ने यह माना कि उनके प्रत्याशी ने सत्ता में वापस आने पर उन्हें नौकरी देने का वादा किया था। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि इस चुनावी व्यय के लिए किन किन राजनीतिक दलों को कितना चंदा प्राप्त हुआ। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के अनुसार भाजपा का चंदा 2017-18 के 437 करोड़ 4 लाख रुपए से बढ़कर 2018-19 में 742 करोड़ 15 लाख रुपए हो गया, यानी उनके चंदे में 70% की बढ़ोतरी हुई। जबकि कांग्रेस पार्टी का चंदा 2017-18 के 26 करोड़ रुपए से बढ़कर
2018-19 में 148 करोड़ 58 लाख रुपया हो गया, यानी उनका चंदा 457% बढ़ गया। हालांकि पार्टी के चंदे में 2016-17 से 2017-18 के समय 36% की कमी आ गई थी। एडीआर ने एक बयान में कहा कि भाजपा ने 4483 चंदों में से 742 करोड़ 15 लाख रुपए मिलने की घोषणा की, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 605 चंदों से 148 करोड़ 58 लाख रुपए मिलने की घोषणा की। एडीआर के अनुसार भाजपा को मिला कुल चंदा कांग्रेस, राकपा, भाकपा, माकपा और तृणमूल कांग्रेस को मिले कुल चंदे के 3 गुना से भी अधिक है। आपको बता दें कि 2019 के चुनाव के समय चुनाव में हिस्सा ले रही पार्टियों को हजारों करोड़ रुपए की चंदे से आय हुई थी। भाजपा को 4057 करोड़ रुपए, कांग्रेस को 1167 करोड़ रुपए, तृणमूल कांग्रेस को 141 करोड़ रुपए, एनसीपी को 80 करोड़ रुपए और सीपीएम को 71 करोड़ रुपए चंदा मिला था। अब सोचने वाली बात यह है कि जब चुनाव के समय इन्हीं श्रमिकों यानी मतदाताओं को लुभाने के लिए राजनीतिक दल हजारों करोड़ रुपए चंदा इकट्ठा करते हैं, तो फिर इस संकट की घड़ी में उनकी सहायता क्यों नहीं कर रहे हैं? दरअसल सच्चाई यह है कि अभी आगामी चुनाव बहुत दूर हैं और अभी इन श्रमिकों से नेताओं को मत की आवश्यकता नहीं है। इसलिए नेता बेपरवाह हैं। यदि इनको श्रमिक की परेशानी की चिंता होती तो ये नेता पार्टी के फंड में इकट्ठा हजारों करोड़ रुपए से श्रमिकों की सहायता कर सकते थे, लेकिन बेचारे ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि ये अपनी सारी ऊर्जा आरोपों और प्रत्यारोपों की भूल भुलैया में समस्या को गोलमाल करने में लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में यही हुआ। प्रियंका गांधी ने पंजाब, दिल्ली, राजस्थान और महाराष्ट्र से पलायन करके उत्तर प्रदेश आ रहे श्रमिकों को सैकड़ों बस से उनके घर भेजने की घोषणा की, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इनमें से अधिकतर बसों को कागजातों की कमी और अन्य कई कमियों के कारण अयोग्य घोषित कर दिया। इसके बाद भाजपा, कांग्रेस और अन्य दलों के नेता दंगल के अखाड़े में उतर गए। आरोपों और प्रत्यारोपों का ऐसा दौर चला कि श्रमिकों की दुर्दशा पीछे रह गई और बयानवीर नेताओं ने जमकर मुंह जबानी तलवारें भांजी। इसकी टीवी से लेकर समाचार पत्रों तक उनकी जमकर चर्चा हुई। हालांकि इस कुश्ती से श्रमिकों को कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन नेताओं के कलेजे को ठंडक अवश्य मिली, क्योंकि उन्होंने चर्चा में बने रहने के झंडे जुगाड़ दिए थे। जबकि सच्चाई यह है कि यदि प्रियंका गांधी को वास्तव में श्रमिकों की पीड़ा की चिंता होती तो वह पंजाब, दिल्ली, राजस्थान और महाराष्ट्र से पलायन कर रहे अप्रवासी श्रमिकों को बसें उपलब्ध करवाती और उन्हें उत्तर प्रदेश के गांवों तक पहुंचाती। हालांकि अंत में यही कहा जा सकता है कि राजनेताओं को जनता से धोखाधड़ी का एक खेल बंद करना चाहिए और अपनी सत्यनिष्ठा और सामाजिक सरोकारों को समय की कसौटी पर कसना चाहिए। राजनीतिक सुस्ता को दर्शाना चाहिए, उन्हें संकट में राजनीतिक लाभ उठाने की प्रवृत्ति से बचना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि संकट के मारे लोगों का व्यवस्था पर भरोसा कायम हो। राजनेताओं को इस बात की अनुभूति होनी चाहिए कि जो लोग नगरों से अपने कर्मस्थली छोड़कर खाली लौट रहे हैं, उनका दुख कितना बड़ा है। उन्हें आर्थिक, सामाजिक व मनोवैज्ञानिक संबल देने की आवश्यकता है, क्योंकि यही योगदान उनकी असली राजनीतिक जमीन तैयार करेगा। यदि वह अभी भी नहीं सुधरे तो वह दिन दूर नहीं जब नाराज श्रमिक यानी जनता उन्हें सत्ता से सड़क पर लाकर खड़ा कर देगी। आज बस इतना ही। धन्यवाद। अधिकार एक्सप्रेस के नए वीडियो को देखने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को जरूर दबाएं और लोक सेवा अधिकारों की स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए हमारी मदद करें।